नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज। और दरअसल आज की सीरीज में आज की शाम हमारे साथ कौन खास मेहमान है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीरीज के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि न्यूज वन इंडिया चैनल ही बस एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो लगातार कैमरे के पीछे जो काम कर रही है हमारी टीम, एक एक करके उनको आपके सामने लेकर आती है, उनका तारुफ आपसे कराते हैं, उस शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, उनकी अभी तक की क्या जिंदगी रही है और कैसे उन्होंने कौन कौन सा सफर तय करके इस सफर तक वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो तमाम बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देखिए, आपके सामने एंकर्स आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं, आप सिर्फ उनके चेहरे को जानते हैं, लेकिन हम लोग कैसे आप सबके सामने आते हैं और कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे खबरों को उठाते हैं, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो लिहाजा न्यूज इंडिया ने ये फैसला किया है कि हम आपके सामने कैमरे पर उन लोगों को भी लेकर आएंगे जिनकी पूरी मेहनत सिर्फ न्यूज रूम में दिखती है, लेकिन सामने व्यूवर्स जो हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं हमें, वो नहीं देख पाते हैं। तो आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है, आइए सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है श्रीनिवास शुक्ला जी, जो कि चीफ सब एडिटर है। शुक्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सीरीज में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप न्यूज इंडिया के दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपने अभी तक क्या कुछ खास किया है और आपकी जर्नी क्या रही है। दरअसल एक एक शख्स को अपनी टीम में जो भी हमारे साथ मौजूद है उनको जानना, उनकी जान पहचान अपने सारे लवली व्यूवर्स से कराना हम सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं इसी चीज को। मेरा नाम श्रवण शुक्ला है, जैसे कि मैम ने भी बताया। मैं आपका डिजिटल विंग देखूंगा newsindia.tv हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर सारी खबरें आएंगी। बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप टेलीविज़न पर सिर्फ देखते हैं और टेलीविज़न पर जो चीज़ें वही चीज़ें दिखती हैं जो पहले से तय होती हैं कि क्या खबरें आ रही हैं क्या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा अलग अलग सेगमेंट में चीज़ें जाती हैं, लेकिन डिजिटल की दुनिया बहुत अलग है। और डिजिटल की दुनिया में हम यहाँ पर खबरें लिख रहे हैं, यहाँ की खबर लिख रहे हैं और वो पढ़ी USA में जा रही है। टीवी चैनल के दायरे से ये कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो डिजिटल में हम सिर्फ किसी एक बुलेटिन की बात नहीं करते, किसी एक खबर की बात नहीं करते। हम जितनी देर तक न्यूज़ रूम में रहते हैं, अलग अलग तरह की खबरें होती हैं, उन्हें अपनी तरह से लिखकर आप पाठकों तक पहुंचाते हैं और आपके पास समय होता है कि आप उसके बारे में सही से जानकारी लें, सोचें, समझें। टेलीविज़न चैनल से थोड़ा सा अलग काम है, लेकिन हम रियल टाइम काम करते हैं। जी ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में जब हर कोई भागना चाहता है कि हम टीवी की दुनिया में जाकर टीवी में ही काम करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करें, प्रिंट मीडिया में काम करें, आपको कब ये लगा कि आपको डिजिटल मीडिया में ही जाना है? देखिए, मेरा शुरू से था कि मैं डिजिटल जर्नलिज्म में जाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी न्यूज़ वेबसाइट है webdunia.com 99 से। और टेलीविज़न में, अखबार में काम करने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपके लिए एक खास बीट होती है कि आप अगर क्राइम शोज कर रहे हैं तो सिर्फ क्राइम पर ही काम करेंगे, आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो सिर्फ स्पोर्ट डोमेन में ही रहेंगे। लेकिन डिजिटल के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही आपके पास ये लिमिटेशन बाउंड्री में बंद कर रहकर काम नहीं करना। बिल्कुल, डिजिटल का दायरा जो है उसके अंदर पूरी दुनिया है। और ये भी नहीं है कि हमें खबर सुपर फास्ट वाले अंदाज में बस 30 सेकंड 40 सेकंड में करनी है। तो आप उस खबर के बारे में जितना ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। डिजिटल जर्नलिज्म इसीलिए मुझे हमेशा से पसंद रहा है मुझे। हालांकि मैंने टेलीविज़न में भी काफ़ी काम किया है, प्रिंट में भी काफ़ी काम किया है। मैंने न्यूज़ एजेंसी से अपनी करियर की शुरुआत की थी, मैंने खूब सारा रिपोर्टिंग भी किया है, सोशल मीडिया हैंडलिंग का भी काम किया है। और 11 साल के करियर में आधे दर्जन से ज़्यादा न्यूज चैनल्स के साथ काम किया है मैंने। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो मेरी प्राथमिकता रही कि मैंने डिजिटल विंग क्यों ज्वाइन किया, कि टेलीविज़न में काफ़ी काम किया, प्रोग्रामिंग तक की जिम्मेदारी संभाली, बुलेटिन में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा से लेकर, लेकिन अब डिजिटल को एक नए सिरे से शुरू करना और एक उसे ऊंचाई तक लेकर जाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और डिजिटल का काम ऐसा है कि अगर आपने कुछ चीज़ें लिख दी अपने स्पेशल स्टोरीज की, तो वो दस्तावेज के तौर पर दर्ज हो जाता है, वो दुनिया से कहीं ज़्यादा नहीं है। जी चलिए, ये तो खबरों के बैकग्राउंड की बात हो गई और आपके अभी तक आपका करियर क्या रहा उस बैकग्राउंड की बात होगी। मैं अगर आपकी फैमिली पर आती हूँ तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माता जी हैं, एक बड़े भाई साहब हैं, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। सुना है माँ से बहुत ज्यादा लगाव? जी, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में माँ की अहमियत सबसे ज़्यादा होनी भी चाहिए। कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। नहीं, अमूमन देखा है कि लड़कियां ज्यादा फेवरेट होती हैं मम्मी की और लड़कियों को ज्यादा लगाव होता है माँ से, लेकिन बच्चे लड़के कहते हैं बाहर के होते हैं। तो अब मम्मी साथ में रहती है? अभी वो 2 साल से गाँव में है, क्योंकि गाँव की भी जिम्मेदारियाँ देखनी है। देखिए, मेरी माँ ने माता और पिता दोनों का प्यार दिया
और कुछ इस तरह से बड़ा किया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी खुद मेरी माता ने उठाई कि मैं सच के साथ खड़ा रह सकूं। पत्रकारिता को चुनने की जो है बड़ी दिलचस्प कहानी रही है मेरी। बिल्कुल सुनना चाहेंगे। कि पहले बात तो मैं पत्रकार से पहले एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन लेखक बनने के लिए मैं अपनी कहानी तब बताऊंगा जब मेरी कहानी लोग खुद जानेंगे। उससे पहले बतौर जर्नलिस्ट मैंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज की हैं, खूब सारी रिपोर्टिंग की है, बाईलाइंस रही हैं। और जो है पत्रकारिता में रहने का एक फायदा यही, मतलब कि जो मैंने चुना था उसकी वजह यही रही कि मैं जहाँ कहीं भी जो कमजोर तबका है, जो आखिरी आदमी है, महात्मा गांधी जिस आखिरी आदमी की बात करते थे कि हमारे विकास का पहिया जो है उस आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, तो मैं हाशिए पर खड़े उस आदमी की भी आवाज उठा सकूं, ये पत्रकारिता में ही संभव है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने एक चीज देखा होगा, आप भी अपने जीवन में इसी से गुजरते, किसी को कोई भी परेशानी है, कहीं कोई किसी पुलिस वाले से परेशान है, कहीं उसकी बात कोई प्रशासन में कोई नहीं सुन रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी था कि लोग जागरूक भी नहीं होते अपनी आवाज हमें कैसे पहुंचानी है, कहां से हमें इंसान मिलेगा, तो कोई ना कोई एक ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है जो उन्हें वो सही रास्ता बताए। बिल्कुल। और पत्रकारिता जो है, जो हमारे 3 प्रशासन की वजह से किसी भी देश के 4 स्तंभ होते हैं, तो जो 3 स्तंभ सब लोग जानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। ये आम लोगों को प्रशासन से और हर चीज से जोड़ता है। तो हमारा काम सिर्फ आवाज उठाना ही नहीं है, आवाज को सही जगह पहुंचाना भी है, और किसी बात पे अगर कोई समस्या है तो हम बीच का भी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है। आज आपने जो कुर्ता पहन रखा है बहुत प्यारा लग रहा है, और खास तौर पे ये लखनवी कढ़ाई जो गले के ऊपर हो रही है, ये और इस कुर्ते को बहुत खूबसूरत बना रही है। कोई खास वजह है कुर्ता डालने की? देखिए, एक तो ये कुर्ता मेरा पसंदीदा है, पहले से मुझे पता था कि आज 6 बजे मुझे लाइव जाना है, तो पसंदीदा कपड़ों में जाना है। पसंदीदा कपड़ों में जाना है। ये कुर्ता मेरी बहन जी ने जो है भैया दूज के त्योहार पर गिफ्ट किया था। बहुत बढ़िया। अभी आपको देख रही होंगी लाइव तो बहुत खुश हो रही होंगी कि देखिए आपके भाई ने कितने प्यार से आज आपकी दी हुई ड्रेस पहनी है। और दूसरा कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, जर्नलिज्म में, इसमें अपने मन का सब कुछ करने की आजादी होती है। बिल्कुल, आजादी से याद आया, और खासतौर पे कुर्ता क्योंकि आपने पहना है तो कुर्ते के पीछे की भी बहुत इतिहास है। अब मैं आऊंगी आपके सुल्तानपुर पर, लेकिन अब इस सुल्तानपुर का जो नाम है वो बदल चुका है। तो सुल्तानपुर तो आपका कुर्ता सुल्तानपुर की याद दिलाता है, लेकिन नाम बदल चुका है, तो उसके समर्थन में है कि नहीं? मैं तो बिल्कुल समर्थन हूँ। देखिए, आप कहीं भी रहते हैं तो आपको आपकी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए। और सुल्तानपुर आज से नहीं, त्रेता युग से है। भगवान राम के पुत्र कुश की बसाई नगरी है। हम अवध के एकदम खास जोन में है। कहते हैं सुल्तानपुर की जो अवधि है वो एकदम प्योर है। लखनऊ को अवध भले बोला जाता है, अवध की राजधानी, लेकिन लखनऊ की अवधि में फारसी उर्दू के शब्दों की बहुत आयत है। लेकिन जब आप सुल्तानपुर के किसी गाँव में जाएंगे तो एकदम देसी ठेठ अवधि, जो रामचरितमानस में जिस तरह की अवधि लिखी है वो प्योर अवधि यहाँ पर मिलती है। तो अच्छा, हम लोग अवध हमेशा से रहा है, अवध 16 महाजनपदों में भी कुशल रहा है, और सुल्तानपुर बाद में आया जब हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली। तो हर कोई चाहेगा कि अपनी जड़ों से जुड़े, और कुशभवनपुर का शोर बहुत पहले से नहीं था। अगर देखा जाए तो जो रहा भी तो बहुत छिटपुट रहे हैं, लेकिन 2014 से कुछ समूह रहे हैं, कुछ लोग रहे हैं, जिसमें कई सारे नाम है। अगर मैं लूँ, पुष्कर सिंह बिसेन है, अमित जी है ना, और डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी हैं, देवमणि द्विवेदी वहाँ के अभी MLA हैं, लम्हा से उन्होंने विधानसभा में भी ये मामला उठाया था। तो कुशभवनपुर के पीछे लड़ाई भी लड़ी गई काफी, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी हिंसा की जो है कोई जगह नहीं रही, शांतिपूर्वक रही, और आखिरकार कुशभवनपुर को उसकी अपनी पुरानी पहचान मिली, और अब तो भगवान राम का भी मंदिर बन रहा है। तो ये हमारे लिए हमारी पहचान से जुड़ा मसला है। बहुत बढ़िया। आगे अगर मैं बात करूँ आपके लोकल एरिया की, आपके दोस्तों के बारे में, तो फ्रेंड सर्कल कैसा है क्या? क्योंकि अक्सर अमूमन मैंने देखा अभी जो लोगों के साथ हम लोगों की जो सीरीज में जुड़े, तो सबकी ज्यादातर यही कोशिश थी कि बिल्कुल, देखिए नहीं दोस्त है मेरे, और बहुत कम है। नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं जरा एक थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके यहाँ पर कहना चाहूंगी, ऐसी न्यूज रूम में जिक्र हो रहा था, शुक्ला जी से बातचीत कर रही थी मैं, तो जैसे मैंने भी कहा कि मैं दोस्त नहीं बनाता, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक डायलॉग न्यूज रूम में बोला था,
अब आप ही बोलते मुझसे तो बेहतर होगा। मैंने पूछा शुक्ला जी की कोई प्रेम कहानी वगैरह है या नहीं, तो जरा आप जवाब सुनिए, क्या जवाब था। देखिए हम लोग ना वैसे वो एक फिल्मी डायलॉगों से ना ही बोला जाए, क्योंकि हम आतंकवादी भी नहीं है। प्रेम कहानी नहीं होती, डायलॉग सुनिए शुक्ला जी। लेकिन अगर हम 25 साल 28 साल 30 साल के हो गए और हमारा किसी से लगाव ना रहा हो, तो अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो साफ साफ झूठ बोलता है। तो जीवन में बहुत सारे पहलू, मतलब न्यूज़ रूम में जो बोला था वो झूठ था। नहीं, वो एक फिल्म डायलॉग। रामबड़ी मिश्रा जी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, हेडमास्टर। वहां से निकलकर फिर 6वीं से लेकर 8वीं तक एक और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक दियरा के इंटर कॉलेज में पढ़ाई की, रानी महेंद्र कुमारी सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज। वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बने और शिक्षकों के साथ भी कभी ऐसा नहीं रहा कि एक डर कभी रहा हो, तो खुलकर अपनी बात रखने का जो है हमेशा से एक आदत रही है। तो रामखेर शुक्ला जी वहाँ पर हम लोगों को हिंदी पढ़ाया करते थे। हालांकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था और वो साहित्य वालों को पढ़ाया करते, लेकिन उनकी क्लास लेने के लिए हम सिर्फ साहित्य वाले ही नहीं, साइंस वाले भी पहुंच जाते थे हिंदी की क्लास लेने के लिए। उसके बाद मैंने सुल्तानपुर के सबसे बड़े कॉलेज, जो अवध यूनिवर्सिटी का भी सबसे बड़ा कॉलेज है, PNI, वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और इत्तेफाक ये रहा कि सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के बाद से ही मैं जर्नलिज्म में आ गया, क्योंकि शुरुआत से मेरी लाइन तय थी कि मैं अगर बनूंगा तो आर्मी में जाऊंगा। वो किसी वजह से, क्योंकि मैं जब 4th क्लास में था तो मुझे पोलियो हो गया था, पैरालाइज हो गया था। अच्छा। हालांकि उसका मेरे शरीर पर कोई असर नहीं है, ये भी एक बात है, कोई असर नहीं। और दूसरा था कि मैं IAS बनूंगा, पर 9th क्लास से घर द्वार छोड़कर दिल्ली आ गया, तो उसकी अपने संघर्ष। तो आपकी वही पढ़ाई लिखाई तो हमारे काम आ रही है। IAS बनने के लिए कहते हैं बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हालांकि वो बहुत पढ़ना पड़ता है। वो तैयारी नहीं 6वीं से लेकर 8वीं तक ही थी जो पढ़ाई मैंने, क्योंकि उस समय जब 10वीं 12वीं के बच्चे एग्जाम देकर आया करते थे तो उनके पेपर्स में सॉल्व कर दिया करता था। 9th से दिल्ली आ गया, तब से पढ़ाई लिखाई का तो ऐसा ही रहा कि यहाँ पर जीवन जीने का संघर्ष चलता रहा और बीच में एग्जाम देने सुल्तानपुर जाता रहा। और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद मैंने INS में पहली नौकरी शुरू की, और उसके बाद तमाम और संस्थानों से होता हुआ अभी न्यूज़ इंडिया में हूँ, और एक नई शुरुआत है। उम्मीद है कुछ और भी बेहतर करूँगा। और रही बात दोस्तों की, तो अगर मैं सुल्तानपुर में 2 साल मैंने जो पढ़ाई की, वहाँ पर रितेश राणे मेरे मित्र हैं, तो हम लोग साथ में रहा करते थे। मेरा नाम निक नेम था लल्लू राम और वो लल्लू श्याम। हम दोनों ने पढ़ाई तो आज से हम सब लल्लू राम ही बुलाने वाले हैं। आप पहले से कहते तो शुक्ला जी ना बुला के लल्लू राम ही बुलाते। हम लोग जो है, हम लोगों ने पढ़ाई छोड़कर, किताब वाली पढ़ाई छोड़कर, देखिए हम पढ़ाई किया करते थे, लेकिन किताब जो कोर्स की पढ़ाई होती है ना, वो एक फिक्स होता है कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने या 20 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होती है और मेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाता था, तो पूरे साल भर किताब की पढ़ाई छोड़कर बाकी सारी पढ़ाई आगे आ करते थे हम। तो ढेर सारी मस्ती और देर देर तक नॉवेल पढ़ना और सब कुछ। तो हम दोनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। अभी वो डॉक्टर है, सुल्तानपुर में ही है। और यहाँ पर दिल्ली में आया तो दिल्ली में कुंदन, प्रदीप भैया यहाँ पर हमारे नोएडा में रहते हैं, अभिषेक भैया, रितेश पाठक भी, मतलब सर्कल है मेरा, लेकिन बहुत छोटा सा। और जर्नलिज्म में जो मेरे दोस्त जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन जो है वो बहुत प्यारे हैं और हर समय वो जो है मेरे लिए खड़े रहते हैं। कि अगर मैं रात में 2 बजे भी बोलूं कि यहाँ पर सही बात है। वो कहते हैं ना कि दोस्त जो है वो बिल्कुल एकदम घड़ी की सुइयों की तरह होने चाहिए। बिल्कुल, कि अगर जैसी रात में जरूरत पड़े तो तुरंत आपके साथ खड़े हो जाए, और आपको कुछ भी जरूरत पड़े तुरंत खड़े हो जाए आपके लिए। तो हमेशा दोस्त घड़ी की सुइयों की तरह होने चाहिए। और दिल्ली में मेरा छोटा भाई मेरे साथ में रहता है, प्रिंस नाम है उसका, प्रमोद। और मुझे लगता है कि मैं जो भी बैठा हूँ आपके सामने ना, कुर्ते वगैरह ये सब रेडी होके, ये सारा उसी का है। तो अच्छा, सारी जिम्मेदारी वही उठाता है। और देखिए दोनों तरफ से लेके चल रहे हैं अपने परिवार को। पहले दीदी का नाम ले दिया कि बहन ने गिफ्ट किया है, उनको खुश कर दिया, और अब भाई का ले दिया कि भाई ने कहा था कि मुझे बहन क्या आना है। देखिए परिवार की अपनी अहमियत होती है। परिवार में कई बार होता है कि हर तरह के लोग होते हैं, सबका व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है। कोई जोर से बोलता है, कोई आराम से बोलता है, लेकिन उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। बिल्कुल हकीकत है, कोई नहीं ले सकता।
और हम लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत कम वक्त हमें मिल पाता है कि अपने परिवार को टाइम दें, लेकिन जो भी मिल पाता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने परिवार को पूरा टाइम दें। बिल्कुल जी। तो अच्छा, एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगी कि पत्रकारिता को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि आपने अभी बताया कि आर्मी में जाने का आपका सपना था, हालांकि आपको लिखने का भी शौक है, आपको लोगों की परेशानियां देख करके भी एहसास होता था कि इनके लिए आवाज में बनूं, लेकिन पहले आर्मी फिर ये पत्रकारिता। देखिए, आर्मी में क्यों नहीं जा पाया वो मैंने बता दिया, और IAS नहीं बन पाया उसके लिए भी बता दिया। हालांकि मैंने 2019 में ब्रेक लिया था। हाँ। मैंने जर्नलिज्म से ब्रेक लिया था कि मैं जाकर जो आखिरी ये 3-4 साल बचे हुए एज लिमिट में, तो उसमें तैयारी करूं और खुद को एक बार कम से कम आजमाऊं। मैंने अपने लिए कभी मौका नहीं छोड़ा कि मैं ये नहीं कर पाया, जीवन के लिए कोई अफसोस नहीं छोड़ा मैंने, छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बीच में लॉकडाउन हो गया, कोरोना महामारी आ गई, तो इसके पीछे नहीं जाएंगे। और पत्रकारिता इसलिए क्योंकि लेखक बनने का शुरू से सपना था, और जब मुझे मौका मिला तो फिर मैंने पत्रकारिता चुन ली, क्योंकि इत्तेफाकन ही मौका आया था। जब मैं गया था इंटरव्यू देने, तो वहां पर और भी तमाम टॉप जगहों से लोग आए हुए थे, क्योंकि मेरी शुरू से एक जिद रही है कि जिन चीजों को रोका जाता है वो चीज मैं जरूर करता हूँ। तो बड़े भाई साहब से ऐसे एक दिन जो है वो हिंदी में कुछ लिख रहे थे, डिजिटल टीम को जरा ध्यान देते इस तरफ, जो भी काम न करवाना रोक देना, उस काम से तुरंत हो जाएगा। तो उन्होंने वो हिंदी में कुछ लिख रहे थे, और उस समय हिंदी टाइपिंग बहुत कम लोगों को आती थी, क्योंकि तब रेमिंगटन में किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अगर तुम्हें बता दूंगा तो मुझे क्या आएगा। तो अगले दिन से मुझे हिंदी टाइपिंग आने लगी। बहुत बढ़िया, एक दिन। तो ऐसे ही जो है, जब हिंदी टाइपिंग आती थी, जब मैं IAS पहुंचा तो वहां पर हिंदी में सारा काम होता था, और जिन लोगों ने बढ़िया डिप्लोमे लिए थे या डिग्री लेकर आए थे, चूंकि लिखने का, हिंदी में लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा मेरा पढ़ने लिखने का शौक हमेशा से था, तो वहीं से काम की शुरुआत की। और वहां पर जाने के बाद भी मेरा ये तय था कि मैं ऑन कैमरा कभी नहीं आऊंगा। आज मेरी ये कसम जो है टूट गई। हम यहाँ सारे ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया वो चैनल, अभी तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ है अभी जो तमाम रिकॉर्डों को तोड़ेगा इसी तरह से। क्योंकि न्यूज इंडिया का जो ये प्रोग्राम है, हम न्यूज इंडिया के लोग, इसमें आप देखेंगे जब चैनल ऑन एयर हो जाएगा, ग्रैंड लॉन्चिंग होगी, तो आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। उससे पहले हम हमारी तरह के ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, देखिए फिल्मों जैसा है, एक फिल्म बनती है 2-2.5 साल का समय लगता है, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, राइटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आम आदमी किसे देखता है? जो स्क्रीन पर दिखते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर वही करते हैं जो पहले से पर्दे के पीछे लोग तय कर देते हैं। तो हमारा काम स्क्रीन पर वो लाना है जो आपके लिए बेहतर है। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बताइए कि डिजिटल जर्नलिस्ट और ई पत्रकार क्यों, और दूसरा ये कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, और किसी फॉर्मेट से कभी कोई तरह की दिक्कत वगैरह आती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैंने एक चीज तय की थी कि मेरा दायरा कभी सिमटेगा नहीं। मैं अगर प्रिंट में ज्वाइन करता हूं तो अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हूं तो सिर्फ एक पेज तक सिमट जाऊंगा, टेलीविजन में हूं तो एक बुलेटिन तक सिमट जाऊंगा, लेकिन डिजिटल में रहते हुए मैं दुनिया के हर सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं। मैं बोस्टन की खबर लिखता हूं, अगली पर मैं व्लादिवोस्टोक पहुंच जाऊंगा, अगली पर कैलिफोर्निया पहुंच जाऊंगा, तो फिर अगली खबर मेरी मधुबनी की होगी, किसी गाँव की होगी। हो सकता है अगली खबर में सुल्तानपुर अपने गांव की लिखूं, करमाजितपुर तिवारीपुरम कोई खबर लिखूं, या दिल्ली के संगम बिहार की खबर लिखूं। तो ये जो दायरा है, ये जो अनलिमिटेड आपके पास स्पेस है, मैंने पहली बार से मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मुझे डिजिटल जर्नलिज्म, अच्छा ई पत्रकार जो मेरा नाम है, मेरी मेल आईडी 2010 से है। इसके पीछे की वजह एक है कि आप टेलीविजन में हैं, आप टीवी के पत्रकार कहे जाते हैं, डिजिटल वाले नहीं बोले जाते। डिजिटल में जो है वो डिजिटल पत्रकार ठीक है बोले जाते हैं, प्रिंट वाले जो है वो अखबारी पत्रकार बोले जाते हैं, लेकिन डिजिटल में जो लोग हैं ई पत्रकार, उनके लिए मैं अपने लिए खुद ये टर्म यूज करता हूँ। ई पत्रकार खुद में एक ब्रांड है, वो कोई अकेला श्रवण शुक्ला नहीं है। हर कोई जो डिजिटल जर्नलिज्म कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, उसका दायरा हर किसी से बड़ा है। इसलिए एक पत्रकार को मैंने अपने सिग्नेचर के तौर पर सुना, और मैं बतौर एक पत्रकार ही काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। बहुत बढ़िया। शुक्ला जी, जाते जाते कैसा लगा आपको ये हमारा अपने चैनल न्यूज इंडिया का नया प्रयोग? क्योंकि आपने कहा, आपने कसम खा रहे थे कि कैमरे के सामने नहीं आना है, लेकिन देखिए न्यूज इंडिया ने आपकी कसम तोड़वा दी। बिल्कुल, और हम न्यूज इंडिया के लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि अगले कुछ समय में
न्यूज़ इंडिया चैनल जब अपनी धमक दिखाएगा तो बाकी चीजें अपने आप पीछे छूट जाएंगी। बिल्कुल, तो बस इंतजार कीजिए उस धमक के आने का, उस शाम का, जिस वक्त हम पूरी बम्पर तैयारी के साथ पहुंचेंगे। तो फिलहाल आज हमारे साथ आपने सुना शुक्ला जी को। इसी तरह से हमारी सीरीज का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हर शाम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हम यूं ही आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। तो ये तो बात हुई हमारी टीम के पीछे के लोगों की, लेकिन अगर खबरों के बारे में आपको जाना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी विजिट करके वहां पर हर खबर की अपडेट ले सकते हैं।